बाबा साहब ने बड़े परिश्रम के साथ में द्वितीय गोलमेज सम्मेलन लंदन में 1931 में भारत के सभी वयस्कों के लिए वोट का अधिकार प्राप्त किया। इस वोट के अधिकार को बाबा साहब ने भारतीय संविधान में स्थान दिया, जो कि भारतीय लोकतंत्र की रीढ़ की हड्डी बना। आज हमारा लोकतंत्र काफी विकसित स्थिति में है, लेकिन जो इसका वोट का अधिकार है जनता का, उस पर विभिन्न प्रकार से डाके डाले जा रहे हैं। बाबा साहब ने जब वोट का अधिकार दिया था, तो उन्हें एक बड़ी संतुष्टि हुई थी कि मैंने गरीब जनता को, अशिक्षित जनता को और भारत में गांव देहात में रहने वाले लोगों को अधिकार संपन्न किया है, जो अपनी इच्छा के अनुसार अपने प्रतिनिधियों को चुन पाएंगे और वो प्रतिनिधि उनकी समस्याओं को संसद में जाकर के उठाएंगे, जिससे उनकी समस्याएं दूर होंगी और उनके जीवन स्तर में सुधार होगा। जो बाबा साहब ने वोट का अधिकार दिया था, इस अधिकार को बहुत सारे मनुवादियों ने उसी समय विरोध किया था। उन्होंने बोला था कि ये अनपढ़ और अशिक्षित लोग वोट का अधिकार लेकर के क्या करेंगे। बाल गंगाधर तिलक ने तो यहां तक बोला था कि ये तेली कुनवट संसद में जाकर के क्या हल चलाएंगे, वहां पर तो हम जैसे शिक्षित लोगों का आवश्यकता है। लेकिन बाबा साहब की दलीलों के सामने किसी की भी कोई बात नहीं चली और अंत में वोट का अधिकार सबको प्राप्त हुआ। आज जब हम देखते हैं कि इस अधिकार का किस प्रकार से जो सत्तासीन लोग हैं, जो मनुवादी व्यवस्था को लागू रखना चाहते हैं, वो लोग विभिन्न लोभ लालचों से इस पर डाका डाल रहे हैं। आज आप देखेंगे कि इस भोली भाली जनता को विभिन्न प्रकार के प्रलोभन देकर, जैसे 5 किलो अनाज के बदले में आपका वोट लूटने की ये साजिश है। कोई आपको बसों में फ्री यात्रा कराता है, कोई आपको धार्मिक स्थलों की यात्रा का प्रलोभन देता है और इस प्रकार आपके वोट का जो अधिकार है उसको अपने फेवर में करने की कोशिश करता है। यह एक प्रकार से आपके अधिकारों पर, वोट के अधिकार पर डाका डालने के तुल्य है। हमारे बहुत सारी सरकारें हमारी जनता को विभिन्न प्रकार के प्रलोभन दे रही हैं और वो इस प्रकार से उसको दिखाना चाहती हैं कि वह जनता का भला करना चाह रहे हैं। बाबा साहब ने अपने संविधान में जब उन्होंने ड्राफ्ट किया, तो इस जनता के विभिन्न प्रकार के अधिकारों को उसमें संचित कर दिया, जिससे जैसे शिक्षा का अधिकार आज विभिन्न प्रकार से लालच देकर के कभी आपको साइकिल का देने का प्रलोभन दिया जाता है, कभी आपको मोबाइल फोन देने का प्रलोभन दिया जाता है, या कभी आपको स्कूटी देने का प्रलोभन दिया जाता है, इस प्रकार से कि आप जो जनता है वो अपने वोट को उनके फेवर में दे। कभी भी कोई भी सरकार आपके जीवन स्तर को सुधारने के लिए, आपके वोट का प्रयोग करने के लिए कभी कोई लालच नहीं देती कि हम आपके जीवन स्तर में आपको नौकरियां बढ़ाएंगे या आपके शिक्षा के स्तर को बढ़ाएंगे या आपकी गरीबी को समाप्त करेंगे। उसके लिए हमारी ये योजनाएं हैं। किसी भी प्रकार का इस प्रकार का कोई भी भरोसा आज तक किसी भी सरकार ने नहीं दिया। लेकिन हमारे
जो जनता है इसके वोटों को लूटने के लिए आप देखेंगे विभिन्न प्रकार के प्रलोभन दिए जा रहे हैं। कभी आपने टीवी पर देखा होगा कि चुनाव के दौरान में जो प्रतिनिधि हैं, उनके जो साथी हैं, कभी शराब बांटते हुए पकड़े जाते हैं, कभी गरीब जनताओं में कोई साड़ी बांट रहा है और इस बात के साथ में कि कल वोट हमें ही देना। इस प्रकार बहुत सारे लोग टीवी पर नोट बांटते हुए भी नजर आते हैं। तो हमारी जो जनता है, हमारे जो बहुजन साथी हैं, उनको यह समझना होगा कि यह वोट का जो अधिकार है, वह आपके जीवन के अधिकार के बराबर है। यदि आप सही प्रतिनिधि नहीं चुनेंगे, तो 10 रुपए का जो अनाज आपको दिया जाता है, उसके बदले में आपके हिस्से के 10 लाख रुपए किसी अन्य उद्योगपति या जो समाज के सवर्ण या मनुवादी व्यवस्था के लोग हैं, वो आपके अधिकारों के ऊपर में डाका डाल लेते हैं और आपको पता ही नहीं पड़ता। आजादी के बाद में विभिन्न सरकारें आईं, लेकिन उन सभी सरकारों की सोच में केंद्रीय जो सोच रही है, उसमें मनुवादी व्यवस्था ही रही है। जो सरकारें हैं, वो गरीबी को समाप्त नहीं करना चाहती। वो जो बहुजन जनता है, उसको शिक्षित नहीं करना चाहती, क्योंकि अगर बहुजन जनता शिक्षित हो जाएगी, तो वह तार्किक हो जाएगी और अपने अधिकारों के बारे में बात करने लगेगी। और जब बात करेगी, तो अपने अधिकारों को पूछेगी कि आपने अभी तक हमारे लिए क्या किया? इन्हीं प्रश्नों से बचने के लिए ये मनुवादी जो व्यवस्था के लोग हैं, वो विभिन्न प्रकार से ऐसे मुद्दों को उछालते रहते हैं टीवी पर या डिबेट में कि जो असली आपके मुद्दे हैं, वो दब जाते हैं। अभी फिलहाल में सरकार ने, अगर आप शिक्षा को देखेंगे, तो इसका निजीकरण कर दिया है। निजीकरण करने से शिक्षा महंगी हो गई है और जो व्यक्ति, जो गरीब जनता पढ़ लेती थी, वो अभी स्कूलों में नहीं जा पा रही है। जनता स्कूलों में शिक्षकों की भर्तियां नहीं हो रही हैं। जो स्तरीय शिक्षक हैं, उनको वहां पे अपॉइंटमेंट नहीं दिया जाता है। इस प्रकार से आपको अशिक्षित रख करके आपके वोट के अधिकार को ये किसी भी तरीके से उसको समाप्त करने की कोशिश में हैं। समाप्त तो नहीं कर पाते, क्योंकि हमारे संविधान में इसकी व्यवस्था है, लेकिन वो इसके महत्व को कम करने की पुरजोर कोशिश करते हैं, जिससे कि आप उनके हिसाब से वोट करें और अपने वोट की कीमत को न समझते हुए उसको थोड़े बहुत पैसे के लालच में उनके हिसाब से आप वोट कर दें। आमतौर पर आपने देखा है कि वोटों को लेने के लिए जो सरकारें हैं, जो मनुवादी व्यवस्था है, वह विभिन्न प्रकार के छल कपट और अपने स्वांग भरती रहती है। जिस तरीके से धर्म को एक मुद्दा बना करके देश में वोटों का ध्रुवीकरण किया जाता है या राष्ट्रवाद की लहर को पनपा करके वोटों के ऊपर में डाका डाला जाता है। हमेशा वोटों को लेने के लिए आपके जो सेंटिमेंट्स हैं, उनके साथ में खिलवाड़ किया जाता है। आपको याद होगा, पिछले चुनाव में सरकार ने जब देखा कि वो हार रही है और वोट उनको नहीं मिल रहे हैं, तो उन्होंने पुलवामा का एक स्वांग रखा और उसमें हमारे प्रधान सेवक जी ने अपने चुनाव की भाषणों में बोला, क्या मेरे पहली बार के वोटर हैं और पुलवामा के शहीदों के नाम उनका वोट होगा क्या? तो इस प्रकार से आपको जो भावनाएं हैं, उनके साथ में खिलवाड़ करके अपनी रोटी को सेका जाता है और आपके वोटों के ऊपर में डाका डाला जाता है। इसी प्रकार से आपको विभिन्न प्रकार के भय दिखा करके, चाहे वो हिंदू मुस्लिम का हो या आपको किसी दूसरे प्रकार से, आपके वोटों को हमेशा ही
छल करके या आपको वोटों को किसी दूसरे प्रकार से चोरी करके आपके सही प्रतिनिधि को न चुनवा करके अपने हिसाब से वो अपने प्रतिनिधि चुनते हैं, जो संसद में कभी भी आपकी आवाज को बुलंद नहीं करते और आपकी जो समस्याएं हैं वो दिन पर दिन बढ़ती जा रही हैं। जबकि होना यह चाहिए कि आपकी समस्याएं आपके जनप्रतिनिधियों द्वारा सरकार के सामने संसद में उठाकर उनका समाधान किया जा सके। लेकिन जो मनुवादी व्यवस्था है, क्योंकि मनुवादी लोग बहुजनों को किसी भी प्रकार के अधिकार देने के पक्ष में कभी नहीं रहे। वह हमेशा चाहते हैं कि जो भी बहुजन हैं, उनको अधिकार विहीन कर दिया जाए। आपने हमेशा कई बार यह सुना है कि जो आज के शासन व्यवस्था में जो लोग हैं, वो संविधान को किस प्रकार से बदलने की बातें करते हैं। कभी कोई जो जनप्रतिनिधि सांसद है, वो बोलते हैं कि हमें 400 से ज्यादा सीटें इसलिए मिलनी चाहिए कि हम संविधान में बदलाव कर सकें। कभी कोई जो जनप्रतिनिधि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के चुनाव लड़ रहे हैं, वो भी इसी प्रकार से बातें करते हुए सुने जाते हैं। या कई बार जो सरकारों में बैठे हुए प्रतिष्ठित पदों पर बैठे हुए लोग संविधान को बदलने की हिमायत करते दिखाई देते हैं। अभी कुछ दिन पहले हमारे नीति आयोग के मुख्य अधिकारी ने एक लेख लिख करके इस प्रकार की दलील दी कि संविधान को बदला जाना चाहिए और उन्होंने एक झूठी दलील ये भी दी कि संविधानों की जो जीवन होता है वो 10 से 12 साल का होता है, उसके बाद में वो बदल जाते हैं। साथियों, मैं आपको यह भी बताना चाहूंगा कि हमारे भारतीय संविधान में जो संविधान में किसी भी प्रकार की अगर कोई कमी देखी जाती है, तो संसद को यह अधिकार है कि वह उसमें आवश्यकता के अनुसार बदलाव कर सके। लेकिन हमारे जो न्यायालय हैं, सर्वोच्च न्यायालय, उन्होंने एक बहुत ही योग्य आदेश दिया था कि संविधान के मूल ढांचे में किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं किया जा सकता। इस प्रकार का संविधान की पीठ ने निर्णय दे करके हमारे जो मनुवादी व्यवस्था के लोग हैं, उनके हाथ बांध दिए। तो इस जो न्यायालय की व्यवस्था है, इससे छुटकारा पाने के लिए अभी जो मनुवादी व्यवस्था के लोग हैं, वो संविधान में आमूल-चूल परिवर्तन करना चाहते हैं। इस परिवर्तन के पीछे जो उनकी मंशा है, वो आपकी खुशहाली के लिए न हो करके आपको जो बाबा साहब ने अधिकार दिए हैं, उन पर डाका डालने का सीधा प्रयास है। कभी ये मनुवादी व्यवस्था के लोग सीएए का झूठा प्रचार करते हैं, जिससे बहुजनों को वोट के अधिकार से वंचित किया जा सके। हमारे जो बहुजन हैं, वो बहुत अधिक शिक्षित नहीं हैं। इन दुरूह प्रश्नों को या प्रणालियों को आसानी से नहीं समझ पाते और अपने सच्चे जनप्रतिनिधियों के अभाव में ये बातें उन तक पहुंचाने के लिए कोई साधन नहीं है। आज के समय में जो मीडिया है, जिसका ये दायित्व बनता है कि इस प्रकार के प्रश्नों को आम जनता में पहुंचाए, लेकिन वो भी सत्ता की चापलूसी में चरण चुंबक बना हुआ है और रीढ़ विहीन मीडिया आज के समय में सरकार की चापलूसी और उसी के एजेंडा को आगे बढ़ाता हुआ दिखाई देता है। आज आपने कभी भी जो बहुजन हितकारी योजनाएं हैं, उनको प्रमुख समय में रात के 9 बजे या 8 बजे या 10 बजे कभी भी टीवी पर बहस का मुद्दा बनते हुए नहीं देखा होगा। भाइयों, आप इस बात को गौर से देखें कि आज के समय में कोई भी जो मुख्य धारा के जो चैनल हैं,
वह शाम के समय से ही इस प्रकार के ऊल जलूल बहसों को अंजाम देते हैं जिसका आम जनता से किसी भी प्रकार का कोई भी सरोकार नहीं है या उसकी भलाई से किसी भी प्रकार का कोई सरोकार नहीं है। हमारे ये मीडिया चैनल, हमारे ये न्यूज़पेपर हमें जनता को बांटने का ही काम कर रहे हैं। किसी भी प्रकार का कोई भी विषय हो जो सरकार के खिलाफ में जाता है, उसे कोई भी मीडिया उसको कभी भी उस पर न तो चिंतन करता है, न बहस कराता है, न ही उसको कभी न्यूज़ में हेडलाइन बनाता है। आपने देखा होगा आए दिन इस प्रकार के जो आंदोलन भारत में होते हैं, उनको भी हमारा मीडिया आम जनता तक नहीं पहुंचाता। इस सभी का जो उद्देश्य है वो यही है कि किसी भी प्रकार से हमारा जो वोटिंग का अधिकार है उसको रोका जा सके और आपके वोटों को अपनी इच्छा के अनुसार उसको डलवाया जा सके, जिससे कि आप अपने वोट को सही जगह पे सही दृष्टिकोण से न दे सकें। सबसे पहले तो जो अच्छे हमारे जनप्रतिनिधि हैं, चुनाव आज इतना महंगा हो गया है कि एक साधारण और अच्छे चरित्र का व्यक्ति चुनाव में उतर ही नहीं सकता, क्योंकि चुनाव में करोड़ों रुपए का व्यय होता है जो एक चरित्रवान और सही व्यक्ति इतना पैसा नहीं लगा सकता। चुनाव आज इतने महंगे कर दिए हैं। दूसरा, चुनाव के जो संसाधन हैं वो व्यक्ति विशेषों और पार्टी विशेषों तक ही सीमित रह गए हैं। बहुजन समाज के पास में जो साधन हैं वो बहुत ही सीमित हैं। साथियों, आपको यह जानना चाहिए कि हमारे 1% भारत के जो लोग हैं उनके पास में भारत के 80% से ज्यादा के साधन हैं और जो हमारी 80% जनता है उसके पास में 5% के आसपास में साधन हैं। तो आप इसी से अंदाजा लगा सकते हैं कि हमारे पास में कितने अल्प साधन हैं। इन साधनों से हम अपना जीवन चलाएं, अपने बच्चों की शिक्षा दें या हम चुनाव जैसी महंगी व्यवस्था को जिएं। साथियों, इन सभी से छुटकारा पाने के लिए सबसे जो आपके पास में सशक्त प्रणाली है जो बाबा साहब ने आपको दी है वो है एडल्ट फ्रेंचाइज, मतलब जो बालिगों का चुनाव में वोट देने का अधिकार। जो भी व्यक्ति 18 साल से अधिक उम्र के हैं वह अपने वोट का अधिकार अपनी स्वेच्छा से कर सके, ऐसा जो चुनाव के नियम हैं उसमें दिया गया है। लेकिन आज की तारीख में जो भी पार्टियां हैं, जो भी कैंडिडेट हैं, उनको इन सब अधिकारों से भी वंचित किया जा रहा है। कभी आपको ईडी की धमकी दी जाती है, कभी इनकम टैक्स की धमकी दी जाती है या कभी आपके जनप्रतिनिधियों के जो कैंडिडेट हैं उनके जो चुनाव के फॉर्म हैं उनको ही रद्द करके आपको चुनाव मैदान से हटा दिया जाता है। ऐसी इसी चुनाव में अभी कई घटनाएं हुई हैं। एक तो उत्तर प्रदेश की है जिसमें बहुजन समाज पार्टी के एक उम्मीदवार के चुनाव के जो उनका पर्चा था उसी को कैंसिल कर दिया गया। इसी प्रकार की एक घटना सूरत में हुई है। वहां पर एक जो भाजपा के कैंडिडेट हैं उनके सामने जो कैंडिडेट कांग्रेस के थे उनके जो पत्र था उसको कैंसिल करके और वहां पर वो जो चुनाव है उसको निर्विरोध कर दिया गया। भाइयों और साथियों, ये आपने देखना होगा कि जो मनुवादी व्यवस्था है वो आपको बराबर का लड़ने का अवसर नहीं देती है। वो आपके दोनों पैरों को बांध देती है, आपके दोनों हाथों को पीछे बांध देती है और फिर बोलती है कि आप हमसे बराबरी का मुकाबला करें। ये तो इसी प्रकार की बात है जिस प्रकार से कि कोई जो बाहुबली है वो भी दौड़ में पार्टिसिपेट कर रहा था, तो वो पहले दौड़ लिया
और हाथ से बंदूक चला दी जिससे कि सारे लोग दौड़ने पड़े और जो लोग उससे आगे चलने लगे उनमें उसने गोली मार दी और आगे जाकर के अकेला खड़ा हो गया। मैं आपको यह भी याद दिलाना चाहूंगा कि यह गर्मी का मौसम है और जो मनुवादी मीडिया है, मनुवादी एजेंट हैं, वो आपके अधिकारों के ऊपर में डाका डालने के लिए विभिन्न प्रकार से आपको भ्रमित करेंगे। आपको अन्य तरीके से आपके मन को बहलाएंगे कि आप वोट नहीं करें या वोट करें तो उनके कैंडिडेट को करें। साथियों, आपने यह समझना होगा कि यदि ये जो पर्व है चुनाव का, ये 5 साल में एक बार आता है और आपको अपना जनप्रतिनिधि चुनने का मौका देता है। यह चुनाव कोई प्रधानमंत्री का चुनाव नहीं है। भारतीय लोकतंत्र में जो जनता है वो अपने प्रतिनिधियों को चुनती है और जिस पार्टी के सबसे ज्यादा प्रतिनिधि होते हैं उसे सरकार बनाने के लिए महामहिम राष्ट्रपति द्वारा मौका दिया जाता है और जो जनप्रतिनिधि हैं वह अपने में से किसी एक सुयोग्य व्यक्ति को अपना प्रधानमंत्री चुन लेते हैं। भारतीय लोकतंत्र में सीधे तौर पर जनता द्वारा प्रधानमंत्री नहीं चुना जाता है और जो व्यक्ति यह बोलता है कि आप चुनाव में वोट डालें, वो वोट मुझे जाएगा और मैं प्राइम मिनिस्टर बनूंगा, तो यह आपके साथ में छल है, आपके साथ में धोखा है और आपकी भावनाओं के साथ में खिलवाड़ है। साथियों, आपको यह जानना चाहिए कि हमारा जो लोकतंत्र है, यह एक जीवंत लोकतंत्र है, लेकिन इसको कमजोर करने के लिए विभिन्न प्रकार से कोशिशें चलती रहती हैं। साथियों, इन कोशिशों को हम सब ने मिलकर के असफल बनाना है और अपने योग्य प्रतिनिधियों को संसद में पहुंचाना है, जो आपकी आवाज बन करके, आपके क्षेत्र की आवाज बन करके आपकी समस्याओं को संसद भवन में उठाएं और उन समस्याओं को निराकरण के लिए सरकार को मजबूर करें। साथियों, इन बातों को जब आप ध्यान में रखेंगे तो जो भी प्रलोभन आपको दिए जाते हैं आपके वोट को खरीदने के लिए, तो मैं ऐसी आशा करता हूं और यह उम्मीद करता हूं कि आप लोग इन प्रतिनिधियों में नहीं जाएं, इनसे बचें और अपनी सही प्रतिनिधियों के हक में वोट करके अपने प्रतिनिधियों को विजयी बनाएं। अधिक से अधिक संख्या में जाएं और वोट का अधिकार का उपयोग करें।